स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने भी आधार सुपरवाइजर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे, उसका क्वेश्चन आंसर क्या होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। टोटल 1000 क्वेश्चन आंसर सोल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। आपको मैं हर वीडियो में 100 सेट का क्वेश्चन करके बताऊंगा, तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, हर बार की तरह, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके लिए 1000 क्वेश्चन का सेट बनाया हूँ। हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। ये वीडियो लगातार आपको आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे। बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए 100 अंक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए पार्ट 1 लिख रखा है, तो पार्ट 1 में मैं आपको 100 क्वेश्चन को हल करके बताने वाला हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको 100 क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा। ऐसे करके मैं आपके लिए 10 वीडियो लेकर के आऊँगा और 10 वीडियो में 1000 क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो ये आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके आप मुझे व्हाट्सएप करो पर्सनली, बहुत ही कम कीमत पर आपको ये पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो आंसर हो, देखिए इसमें जो 4 आपको ऑप्शन दिया जाता है। ए में आपका रहेगा 28 जनवरी 2009, बी में आपका 29 दिसंबर 2010, और सी में आपका 12 जुलाई 2016, और डी आपका रहेगा 12 सितंबर 2017। तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, ठीक है, 12 दिसंबर 2017। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो UIDAI क्यों बनाया गया था। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, डुप्लीकेट और नकली पहचान पत्र खत्म करने के मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, या ऐसे पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जाता हो। सी में आपका रहेगा एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको आंसर होने वाला है, इसमें 2 आंसर होने वाले हैं आपको, मतलब दोनों ठीक है। सबसे पहला आंसर ए और बी, तो ए और बी को दोनों ठीक मारेंगे। तो यहाँ पे आपको जो आंसर का जो टिक देना रहेगा ए और बी, यहाँ पे आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो ये इसका जो आपका आंसर हो गया ए और बी दोनों, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा A, B, C एंड D। 4 ऑप्शन आपको सभी क्वेश्चन में मिलेंगे। तो योजना आयोग ए में, बी में चुनाव आयोग, सी में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और डी में आपका UIDAI। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होने वाला है डी आपका आंसर होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, आपके आसानी के लिए मैंने लिखा है कि आप आसानी से समझ पाओ। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा डी होगा, UIDAI इसका जिम्मेदार है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्रावधानों के रूप में कब स्थापित किया गया था। इसका जो ऑप्शन रहेगा आपके सामने, ए में 28 जनवरी 2009, बी आपका रहेगा 29 सितंबर 2010, सी में आपका रहेगा 12 सितंबर 2015, और डी में आपका रहेगा 12 जुलाई 2016। तो इसका जो आंसर होने वाला है डी होने वाला है, 12 जुलाई 2016। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा कि आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी। तो ए में रहेगा राज्य सरकार, बी में भारत सरकार, सी में रजिस्ट्रार, और डी में नामांकन। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है बी, भारत सरकार, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आधार नामांकन अवगतन प्रक्रिया से आप क्या मतलब रखते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों जो आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य में नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की प्रक्रिया करता हो। बी में आपका रहेगा पहचान संख्या जारी करने के लिए निवास की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया करता हो। सी में आपका रहेगा पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी
वित्तीय जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया रखता हो, और डी में आपको रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है ना ए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका जो आंसर होगा ए। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति जो आधार संख्या जारी करके उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवास का डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है। तो ए में इसका ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके सामने ए में आपको दिखेगा प्रमाणीकरण, बी में आपको नामांकन, सी में पहचान और डी में प्रदर्शन। तो आपका जो इसका आंसर होने वाला है बी, नामांकन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, खाली स्थान, ठीक है। व्यक्तियों की नामांकन करने के उद्देश्य में रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब पेन से नहीं लिखना होता, सिर्फ कंप्यूटर से आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने मिलेगा ए में परिचयकर्ता, ठीक है, बी में नामांकन एजेंसी, सी में पर्यवेक्षक या ऑपरेटर और डी में रजिस्ट्रार। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी, नामांकन एजेंसी। व्यक्तियों की नामांकन करने के उद्देश्य में रजिस्ट्रार द्वारा जो नियुक्त किया जाता है नामांकन एजेंसी उसको बोलते हैं। तो आपका इसका आंसर होने वाला है बी, नामांकन एजेंसी। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, खाली स्थान है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। तो इसका ऑप्शन, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा ए में परिचयकर्ता, बी में नामांकन एजेंसी, सी में एजेंसी और डी में रजिस्ट्रार। तो इसमें जो आपका आंसर होगा रजिस्ट्रार होगा। इसमें कई प्रकार से आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य में प्रमाणीकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, तो वो है रजिस्ट्रार, ठीक है। जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि आपको जो यहाँ पे इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना NSCIT की वेबसाइट पे, तो आपको किससे ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है, तो रजिस्ट्रार से लेना होता है। नहीं तो आप एजेंसी से लोगे, नहीं तो नामांकन एजेंसी से, और नहीं तो परिचयकर्ता से। सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रार से ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है UID के वेबसाइट पे। तो आपको रजिस्ट्रार ये आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर आपका रजिस्ट्रार होगा, ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, खाली स्थान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्रमाणीकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी व्यक्ति की पहचान के पुष्टि करता है जिसे के पास कोई वैध OPI और POI नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि OPI और POI क्या है। तो OPI और POI क्या है? OPI का मतलब होता है ऑपरेटर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और POI का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको ए में ऑपरेटर, डी में परिचयकर्ता और सी में नामांकन एजेंसी और डी में आपका एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन, यहाँ पे जो आपको सही आंसर होने वाला है बी होने वाला है परिचयकर्ता। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आधार कार्ड बनवाने आता हो तो वो आपका क्या होगा, परिचयकर्ता, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे बी ऑप्शन सही होने वाला है, परिचयकर्ता। 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, खाली स्थान आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणीकरण परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए यहाँ पे आपको भी 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए में आपको मिलेगा परिचयकर्ता, बी में नामांकन एजेंसी और सी में परीक्षण और नामांकन एजेंसी और डी में रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना है। तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, खाली स्थान यहाँ पे आपको फिल करना है। जो ये आंसर आपका आया ना, जैसे कि इसका जो आंसर है वो सी है। सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं, शिक्षण और प्रमाणन एजेंसी। तो प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसी कैसे होगा? तो देखिए बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसी। अब ये कैसे जिम्मेदार है? जैसे कि जो लोग प्रमाणन एजेंसी हैं वो लोग कहते हैं कि आप मुझे सर्टिफिकेट दो, मतलब आप इसको क्वालिफाई करो, आप ये प्रूफ करो कि हाँ मैं इसके लायक हूँ।
तो उस स्थिति में आपको क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही के आंसर होने वाला है सी होने वाला है। इसका जो सही आंसर है वो सी है, मतलब प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसी। ठीक है, जैसे कि आप पहले प्रशिक्षण लोगे, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होगा, तो आप प्रमाणन एजेंसी को वो दिखाएंगे, आपको आधार का ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, खाली स्थान आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षण और प्रमाणन व्यक्ति का नामांकन अपघटन प्रक्रिया का संचालन करता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ए में UIDAI, बी में ऑपरेटर, सी में पर्यवेक्षक और डी में नामांकन एजेंसी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है डी, नामांकन एजेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, खाली स्थान यहाँ पे भी आपको मिलेगा। नामांकन केंद्रों पर नामांकन अपघटन की प्रक्रिया निष्पादन करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको वही समझना है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए इसका जो ए में ऑप्शन दिया गया है नामांकन ऑपरेटर, बी में आपको ऑप्शन दिया है नामांकन पर्यवेक्षक, सी में आपको परिचयकर्ता और डी में आपको ए एंड बी। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऑप्शन मिलेगा कि ए और बी दोनों हो सकता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं, या तो फिर सिर्फ ए हो सकता है, या तो फिर चारों हो सकता है, ऐसा आपको कन्फ्यूजन वाला मिलेगा। तो सबसे पहले इस जो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा ना, उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, खाली स्थान यहाँ पे पहले दे दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नामांकन केंद्रों पर नामांकन अपघटन की प्रक्रिया निष्पादन करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। तो वो कौन है, तो नामांकन पर्यवेक्षक है। जो लोग, वैसे लोग ही यहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे ना, जो लोग इसमें नामांकन करेंगे, वैसे लोग एग्जाम नहीं देने जाएंगे जो यहाँ पे नामांकन नहीं करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि आपका यहाँ पे आंसर होगा नामांकन पर्यवेक्षक। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे, खाली स्थान आपको यहाँ पे भी दिया गया है, वह स्थान है जहाँ प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अपघटन का कार्य किया जाता है। तो ए में आप सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, ए में आपको मिलेगा नामांकन केंद्र, बी में परीक्षा केंद्र, सी में अस्पताल और डी में स्कूल। तो आपको आधार बनवाने के लिए कहाँ जाना होता है, या तो फिर वो नामांकन केंद्र हो, या तो फिर परीक्षा केंद्र हो, या तो फिर अस्पताल, या तो फिर स्कूल। तो जनरली तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इसका आंसर, सभी को आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो अगर आधार सेंटर होता तो यहीं पे आप नामांकन करवा लेते, या तो फिर वो नामांकन केंद्र पे हो, या तो फिर वो परीक्षा केंद्र पे हो, या तो फिर आधार, या तो फिर अस्पताल में हो, या तो फिर स्कूल में हो। जहाँ पे भी आपको आधार सेंटर दिखता है आप वहीं पे चले जाते हो क्या करने, आधार बनवाने। तो उसको क्या बोलते हैं, नामांकन केंद्र बोलते हैं। तो सही आंसर मिलेगा ए, मतलब नामांकन केंद्र। उसको भी आप नामांकन केंद्र ही बोलोगे। आपका चाहे नामांकन केंद्र पे आधार बने, या तो फिर परीक्षा केंद्र पे बने, या तो फिर अस्पताल में बने, या तो फिर आपका आधार जो है वो स्कूल में बने, तो वो सभी जगह क्या बोलेंगे, नामांकन केंद्र। तो आपका सही उत्तर होगा नामांकन केंद्र। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आप ध्यान देंगे, सत्यापनकर्ता या प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए, खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है, द्वारा नियुक्त कार्मिक है। तो किसके द्वारा नियुक्त कर्मित है? ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑपरेटर के द्वारा, ए में, और बी में परिचयकर्ता, सी में रजिस्ट्रार, डी में नामांकन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, खाली स्थान जो यहाँ पे दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि खाली स्थान वाला, तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना होगा। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप रिपीट करो इस वीडियो को, या तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट करेंगे। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पास कर जाएंगे ये सब मेरा वीडियो देखने के बाद। तो इसमें जो आपको सही उत्तर मिलेगा, सी मिलेगा, रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सत्यापनकर्ता या प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों की सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो रजिस्ट्रार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको सी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। यहाँ पे आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिला है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पास कंप्यूटर, दूसरा में बी में आपको बायोमेट्रिक डिवाइस, सी में आपको बम डिटेक्टर और डी में आपको आइरिस स्कैनर।
तो देखिए इसमें सभी को है ना आपको कन्फ्यूजन में डाला गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है, मतलब आधार नामांकन सेटअप का डिवाइस नहीं है, तो इसमें से कौन सा डिवाइस नहीं होगा आप गेस करो और कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। वैसे मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है ना आधार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी पड़ता है, तो आधार बनाने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत है और आइरिस स्कैनर की ज़रूरत है। आधार बनाने के लिए बम डिटेक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका जो आंसर आपको होगा सी होगा, ठीक है, बम डिटेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे, आधार विशिष्ट है क्योंकि, आधार क्यों विशिष्ट है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में आपको दिए गए 2 निवासियों के पास एक जैसा आधार संख्या नहीं होगी, ठीक है। बी में आपको मिलेगा एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है। सी में आपको एक व्यक्ति जो आधार संख्या का लाभ उठा सकता है। डी में आपको मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ए होगा। अब ए कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आंसर में मैंने बताया है कि 2 निवासियों के पास एक जैसा आधार संख्या नहीं होगा। आधार क्यों विशिष्ट है, आधार जो है ना इसीलिए विशिष्ट है कि आधार संख्या कोई भी मानव जनरेट नहीं कर सकता है, ये कंप्यूटरकृत जनरेट होता है और ये भिन्न भिन्न जनरेट होता है। मतलब आप देखेंगे नज़र उठा करके तो किसी का भी आधार जो है ना एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति से मैच नहीं करता, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखेंगे, निवास अपनी आधार संबंधी शिकायतों या समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके आधार में निवास हो या तो फिर आधार के संबंधित आपको कोई भी समस्या हो या शिकायत करना हो, तो आप कौन से नंबर पर संपर्क करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा 1947, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा 2009, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा 140 और ऑप्शन नंबर डी में आपको 108। तो आधार की जो शिकायत होती है किस नंबर पे आप कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर आपको ए होगा, ठीक है। आंसर नंबर ए 1947 इसका सही उत्तर है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने आधार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, निवास एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अपघटन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में खाली स्थान, दिन या उससे अधिक अवधि भारत में रह रहा हो। तो मतलब देखिए कौन से लोग ऐसे हैं जो आधार के पंजीकरण के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर वो एनआरआई हैं, मतलब बाहर के रहने वाले हैं, तो वो कितने दिन भारत में रहेंगे तो उनका आधार बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा 32 दिन, ऑप्शन नंबर बी में 61 दिन, ऑप्शन नंबर सी में 123 दिन और ऑप्शन नंबर डी आपको 182 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 182 दिन। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप आधार पंजीकरण के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपका आधार भारत का बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, नामांकन पहचान संख्या ईआईडी नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक खाली स्थान अंक संख्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में 10, ऑप्शन नंबर बी में 12, ऑप्शन नंबर सी में 15 और डी में आपको 28। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप आधार में नामांकन करवाने जाते हो तो इनरोलमेंट नंबर आपका कितने का होता है, इनरोलमेंट नंबर आपका कितने का होता है, तो वो 28 नंबर का होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला जा रहा है कि आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है। आधार आपका जो है ना आधार कौन बना सकता है और उसको कौन अपडेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी में आपको लिखा हुआ रहेगा एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की स्थिति से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक अवधि से भारत में रह रहा हो, अनिवासीय भारतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, ठीक है। अब बी कैसे होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, आधार नामांकन या अपडेट कौन कर सकता है, ठीक है। आधार नामांकन या अपडेट कौन कर सकता है, तो वैसे व्यक्ति कर सकते हैं जो कि भारत में 182 दिन से रह रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पे आधार बना सकते हैं, आधार के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति कोई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, मतलब कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है एक व्यक्ति, तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि मतलब एक व्यक्ति एक ही आधार संख्या को प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर ए आपका सबसे पहले गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे पहले गलत हो गया। आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता हो, वित्तीय का मतलब हो गया फाइनेंशियल जानकारी आपका एकत्र करता हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आधार जो है ना आपका फाइनेंशियल जानकारी एकत्रित कर रहा है, तो आपके हिसाब से ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन अभी नहीं मिला है। आप
ध्यान से देखिएगा वीडियो को, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपसे बोला जाए कि आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आधार सफल पंजीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप डी कैसे होगा, देखिए डी में आपसे बोला क्या जा रहा है, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है, ठीक है। और नहीं तो जो आपका आधार है वो एक आदमी 2 आधार प्राप्त नहीं कर सकता है, आपका जो आधार है वो वित्तीय जानकारी भी नहीं रख सकता है, आधार नागरिकता का सबूत नहीं देता है। तो क्या देता है आधार, आधार में सफल आधार यही देता है कि आधार सफल प्रमाणीकरण द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता हो, मतलब इजी बना देता हो। तो आपका इसका सही उत्तर डी होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में निवास की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोला जा रहा है कि निवास की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा निवास का नाम और पता, बी में आपको उंगलियों का निशान, सी में आंखों की पुतलियां, और डी में ए और सी दोनों। इसका जो आंसर होगा डी होगा, बी और सी दोनों। आधार क्या करता है, आधार बनाने के समय में आपसे क्या क्या लगता है, जैसे उंगलियों का निशान और आंखों की पुतलियां, 2 चीज आपको उपयोग होता है। तो आपका ए, बी और सी दोनों यहाँ पे उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 को आप देखेंगे, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे यह सिर्फ एक और कार्ड है, बी में आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा, आधार अन्य सभी आईडी के सत्यापित करेगा, ठीक है। और डी आपका जाति, धर्म, भाषा जैसे प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र करेगा। तो आधार आपका क्या करता है, आप यहाँ पे खुद समझ सकते हो। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर बी होगा। अब बी कैसे होगा, तो आधार आपका क्या क्या जो है ना एकत्रित करता है। तो आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी को एकत्र रिकॉर्ड करेगा। आधार आपका सिर्फ यही करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आपको खाली स्थान सबसे पहले दे दिया गया है। संख्या निवास के आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। आधार ऑप्शन नंबर ए में आधार पत्र, ऑप्शन नंबर बी में CIDR, ऑप्शन नंबर सी में UIDI और डी में आधार संख्या। क्वेश्चन को आप ऐसे समझ पाओगे, ठीक है। ये खाली स्थान हो गया, तो खाली स्थान में सही वाला चीज कौन सा सही बैठेगा। तो देखिए संख्या निवास के आधार पर सूचित करने का एक दस्तावेज है, तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा आधार पत्र। अब आधार पत्र कैसे सही उत्तर होगा, तो आधार पत्र संख्या के निवास को आधार को सूचित करने का एक सही दस्तावेज है, ठीक है। आधार पत्र ही एक ऐसा है जो संख्या के निवास को आधार को सूचित करने का एक सही दस्तावेज है। इसका उत्तर हो गया आपका ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या बोल रहा है कि आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, सच या झूठ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 ही ऑप्शन आपके पास छोड़ा गया है कि आधार का उपयोग नागरिकता को साबित करने के लिए किया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आधार जो है ना नागरिकता को साबित करता है तो आप सच पे भी मार सकते हो, लेकिन आधार जो है नागरिकता को साबित नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा सिंपली बी कि आधार नागरिकता को साबित नहीं करता। ये जो आपका क्वेश्चन है ये झूठ है, तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अवगतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन सच और दूसरा ऑप्शन आपको झूठ। तो आपको यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो सच होगा। आधार वैसे व्यक्ति बनवा सकते हैं जो 180 दिन से भारत में रह रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखेंगे UIDI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय किसी भी प्रमाणीकरण करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ए में आपको देखने को मिलेगा सच और बी में आपको झूठ। तो ये जो आपका सही उत्तर होगा ए होगा, मतलब सच। आधार प्रमाणीकरण और डिजिटलाइजेशन मंच पे ये सही साबित होता है, तो इसका आंसर होगा सही, मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 29 में आधार 15 अंकों की संख्या है। तो
अगर आपको ऐसा लगता है आधार 15 अंकों की संख्या है तो आप सच पे ही मार सकते हैं, लेकिन आधार जो है वो 15 अंकों की संख्या नहीं है। आप सभी लोगों को पता होगा कि आधार जो है कितना अंकों की संख्या है, तो 12 अंकों की संख्या में आपको आधार जनरेट किया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा बी, झूठ। ठीक है, आप झूठ पे इसको मार देंगे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्थान एक रजिस्ट्रार बनाने के लिए योग्य है। ठीक है, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ए में, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रार बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। बी में आपको मिलेगा कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। ठीक है, अब सी में आपको मिलेगा कौन, भारत का कोई भी नागरिक। डी में आप यहां पे देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम हो, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार जो है ना, इसका रजिस्ट्रार ऑफिस बना सकता है। ठीक है, यही लोग बना सकते हैं, यही लोग रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 में आपको देखने के लिए इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है ए, क्षेत्र स्तर निष्पादन, नागरिकी निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार अपनी वेबसाइटों पर आधार नामांकन को अवगतन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित रखे। सी में आप देखेंगे आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। डी में आपको देखने को मिलेगा परिसर को कब्जे में लेने के लिए आवश्यक है कि UIDAI उचित अनुमोदित दें। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी होगा। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 को आप देखेंगे, आधार नामांकन या अपडेट खाली स्थान में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार के हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है। ए में आपको देखने को मिलेगा आधार अधिनियम 2016 के आधार विनियम। अब बी में आपको GFR नियम। सी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, आधार अधिनियम 2016 के आधार पर विनियम यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 को आप देखेंगे, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों नामांकन एजेंसियों ये को रूप में सूचीबद्ध करता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ए में आपको केंद्रीय मंत्रालय, बी में रजिस्ट्रार और UDID। ठीक है, सी में ए और बी दोनों, और डी में UDID। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा बी होगा, क्योंकि रजिस्ट्रार और UDID मिलकर ही आपको नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 आप देखेंगे, रजिस्ट्रार के मूल जिम्मेदारी क्या है। रजिस्ट्रार जब आपको सूचीबद्ध करेगा तो उसकी मूल जिम्मेदारी क्या होगा। इसमें कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि आपका जो उत्तर होगा ना वो कौन सा सही होगा। सबसे पहले इसको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम का पालन करना। ठीक है, बी में आपको यहाँ पे देखेंगे ट्रॉलिंग एजेंसी किराए पर लें, संग्रहालय और इसके कामकाज को मॉनिटर करें। सी में सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और अवगतन संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजन या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी और या व्यक्ति प्रमाणित है। और डी में आपको मिलेगा ऊपर के सभी। तो इसका जो आंसर आपका होने वाला है डी, सही उत्तर आपका डी होगा। ठीक है, ऊपर के सभी, ये सभी काम जो है ना एक रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी है कि आपको सही से देखे कि आप एजेंसी सही से चला सकते हो, नामांकन एजेंसी आप सही से चला सकते हो या नहीं चला सकते हो, एनरोलमेंट एजेंसी किराए पर है आपका या तो फिर आपका अपना है, उसका भी कागजात आपसे देखा जाएगा। ठीक है, एनरोलमेंट एजेंसी देने से पहले। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, ऊपर के सभी क्वेश्चन। ऊपर के सही आंसर आपका ये सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 में आप देखेंगे कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है।
कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या संस्था है तो जो निम्नलिखित में से मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है ये पात्र होंगे एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे कोई भी रजिस्ट्रार यूआईडीआई द्वारा निर्दिष्ट आरएफई में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेखित शर्त को पूरा करने वाला। बी में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। सी में आप देखेंगे कोई भी प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक। डी में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जिसके पास नामांकन अवगतन डिवाइस हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो आंसर होगा ए होगा। सही उत्तर इसका ए होगा। ए में क्या लिखा गया है दोबारा मैं आपको पढ़ के सभी क्वेश्चन और आंसर को दो बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने कि आपको सही से याद हो जाए और आप ये वीडियो देख करके आप अपना सर्टिफिकेट को ले पाए। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा ए होगा। ठीक है, कोई भी रजिस्ट्रार या यूडीआईडी द्वारा निर्दिष्ट आरएफआई में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेखित शर्त को पूरा करता हो। अगर आप शर्त पूरा नहीं करते हैं यूडीआई का तो आपको यहाँ पे नामांकन एजेंसी नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय जाते होंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता होगा कि आपसे क्या क्या शर्तों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखेंगे निम्नलिखित मापदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने की अर्हता प्राप्त करता हो। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और पांचों में से फिर से आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन होगा आपका उम्र 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए, आप +2 पास होने चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे देखेंगे एक पर्यवेक्षक और प्रमाण एजेंसी या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो फिर बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि ए में आपको मिलेगा इस प्रकार से देखने को कि 1, 2 और 3, बी में आपको देखने को मिलेगा 1, 3 और 4, और सी में 1, 2, 3, 4 सभी, और डी में आपको यहाँ पे दिया रहेगा सभी दिए गए विकल्पों में अगर आपका सही है तो आप डी भी मार सकते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। मतलब एक यहाँ पे जो दिया गया इसमें से एक चीज आपके पास नहीं रहेगा तो आपका काम चल सकता है। देखिए आप क्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है जो व्यक्ति आधार नामांकन एजेंसी लेना चाहते हो उसका जो उम्र होगा 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप जब इनरोलमेंट एजेंसी लेने जाते हो तो आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आप क्या होना चाहिए, देखिए 2 आपका क्या होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए। 3 में आपका क्या होना चाहिए, आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। 5 में क्या है, तो एक व्यक्ति प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र के एजेंसी के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, मतलब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन सा वाला, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे बोला जा रहा है कि ये पर्यवेक्षक के रूप में उसकी या उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से क्या एक व्यक्ति को एक प्राप्त होना चाहिए। तो ए में ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे कंप्यूटर शिक्षा के मूल बातों की जानकारी का प्रमाणीकरण होना चाहिए। बी में आप देखेंगे एक स्नातक होना चाहिए, और सी में आपको देखने को मिलेगा अन्य भाषा कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण सहज होना चाहिए। दी गए क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी होगा, स्थानीय भाषा रिकॉर्ड और साथ में लिप्यंतरण सहज होना चाहिए। मतलब आपके पास जो है ना स्थानीय भाषा का फुल जानकारी होना चाहिए, और आपका जो बोलचाल की आपको जो यहाँ पे हाइपर टेंशन हो जाता है उसमें आपको उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, मतलब सहज होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे बोला गया निम्न में से कौन सा नामांकन केंद्र में प्रशिक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन प्राधिकरण, बी में आपको रजिस्ट्रार, सी में ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, डी में आपको आईटी तकनीशियन। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ही लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना का जिम्मेदारी लेंगे कि आप जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप कहाँ रख रहे हैं जो नामांकन एजेंसी पे बैठे होंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका ऑपरेटर या पर्यवेक्षक मतलब सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा करना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के संबंधित खाली स्थान को प्रस्तुत करता है।
इसमें भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है ए में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, सत्यापन का अधिकारी बी में, सी में आपको एक और पर्यवेक्षक और डी में आपको रजिस्ट्रार कार्यालय। तो आपका जो है ना बोर्डिंग फॉर्म जमा करना या तो फिर फॉर्म के बाद सत्यापन करना, तो वो कौन देखेगा? प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय आपका देखेगा। तो इसका सही उत्तर आपका ए होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ऑन बोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? तो कौन सा वो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक है वो जो कि ऑन बोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड पेज में यहाँ पे आ गया है चौथा ऑप्शन और इसका आंसर भी। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपको ए में, एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय करता हो और POA को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। बी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय करता हो और POI या POA को प्रस्तुत नहीं करता हो। एक उपयोगकर्ता जो आधार नामांकन पाने के लिए नामांकन केंद्र में उपस्थित है। ठीक है। और डी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है और नामांकन डिवाइस संग्रहित है। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है? आधार के पर्यवेक्षक ऑन बोर्डिंग के नामांकन के दौरान कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं है? तो वैसे व्यक्ति जो कि POI जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रस्तुत नहीं करते हैं वो एनरोलमेंट एजेंसी लेने के लिए योग्य नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। ठीक है। मतलब ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका हो और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित हो। तो इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 39 को आप देखेंगे, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए? ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन का ही 3 भाग है, जैसे कि फर्स्ट में आपको बताया गया परिचयकर्ता का हस्ताक्षर, सेकंड में आपको परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान, थर्ड में आपको परिचयकर्ता का आधार संख्या। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में केवल 1, मतलब 2 में केवल 2, और सी में आपको देखने को मिलेगा 1, 2 और 3 दोनों, और डी में आपको यहाँ पे दिया गया है दिए गए विकल्प में से सभी। तो ये आपका क्या होगा? परिचयकर्ता का हस्ताक्षर भी आपको लेना होगा नामांकन के दौरान, परिचयकर्ता का अंगूठा भी आपको जरूरत पड़ता है और परिचयकर्ता का आधार संख्या भी आपको जरूरत पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा दिए गए सभी विकल्प, मतलब डी। सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को आप देखेंगे, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या होना चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप नामांकन एजेंसी चला रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे है। ए में आपको है नामांकन पर साइन आउट करें। ठीक है। बी में आपको नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं कराया है उनका नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजें या उपयोग करें। सी में आपको सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आधार नामांकन अपघटन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता हो। डी में दिए गए सभी विकल्प। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, दिए गए सभी विकल्प। ये सभी एक आधार ऑपरेटर ही करेगा, मतलब जो नामांकन केंद्र लिया है और जो आधार सेंटर लिया है वही ये सभी काम करेगा। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर 43 को आप देखेंगे कि पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक खाली स्थान में कम से कम एक बार समकालीन हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 10 दिन ए में, बी में 15 दिन, सी में 20 दिन और डी में महीना। तो यहाँ पे जो आपको एक चीज़ समझना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्वेश्चन को आपको सही से समझ लेना होगा, उसके बाद ही आपको आंसर के बारे में सोचना होगा। नहीं तो मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ, इससे आप देख करके समझ जाएंगे। मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो तीनों काम जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे मैं दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ, क्या बोला गया है। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता हो कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक खाली स्थान कम से कम एक बार समकालीन हो। तो कितने दिन में होगा? कम से कम आपको 10 दिन में समकालीन होना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे बोला जा रहा है कि पर्यवेक्षक
पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप, सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना होगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन के आधार पे 4 क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है और इसका ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा, देखिए ये वाला, और इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है ब्राह हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा का बैकअप लें। या क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन का विवरण भेजें। क्वेश्चन नंबर 3 से आपसे बोला गया कि हर दिन 10 में कम से कम 1 बार नामांकन स्टेशन को सिंक करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि भेजे गए डाटा को एक रजिस्टर बनाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया गूगल क्लाउड पर सभी डेटा को सुरक्षित करें। ए में आपको दिया गया है 1, 2 और 4। ठीक है। बी में आपको दिया गया है 1, 3 और 4। सी में आपको दिया गया है 2, 3, 4 और 5। डी में आपको दिया गया, क्या दिए गए सभी विकल्प सही आपको लगता है? तो नहीं, इसका जो आंसर होगा बी होगा, 1, 3 और 4। आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वो डायरेक्ट हमको व्हाट्सअप करें। ठीक है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बहुत ही कम कीमत पे। ठीक है। ऐसा कीमत आप सोची भी नहीं होंगे, उस कीमत पे आपको पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे बोला जा रहा है दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, सही या गलत। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है। ऑपरेटर को ये अनुमति नहीं देना चाहिए, सुपरवाइजर भी ये स्वयं करेगा। तो इसका सही उत्तर आपका गलत होगा, मतलब बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे बोला गया है कि नामांकन डेटा में दर्ज किए गए किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ए, विवरण में सही ढंग से भरने के लिए निर्देश का उपयोग करें। ठीक है। बी में आपको दिया गया है एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की जरूरत है। सी में आपको दिया गया है निवास को सूचित करने के लिए सुधार समय सीमा और भीतर नामांकन केंद्र में आए। डी में आपको दिया गया निवास के घर पर जाएं और सही जानकारी एकत्रित करें। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा सी होगा, निवास को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए। मतलब आपका अगर आधार में किसी प्रकार का मिस्टेक है तो सुधार समय सीमा के अंदर, मतलब 2 बार आपको चांस दिया जाता है आधार को सुधार करने के लिए। समय सीमा के अंदर आप नामांकन केंद्र पर जाएं और सुधार कर लें। तो इसको सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे बोला गया है निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ए में उसके या उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें, प्रमाणीकरण को मेल भेजें। सी में आपको दिया गया दिन भर में नामांकन निवासियों को थोक एसएमएस भेजें। डी में आपको दिया गया ऑपरेटर के सहज उसकी उंगलियों का निशान देकर साइन ऑफ करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, मतलब उसका या उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। ठीक है। सही उत्तर ए आपको इसको मिलेगा। 48 क्वेश्चन नंबर 48 में आप देखेंगे एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्य को निगरानी और लेखा प्रशिक्षक करता है। लेखा प्रशिक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में आपको खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटर को हटाया जाएगा। ठीक है। डी में जिन ऑपरेटर को प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है उसके वेतन में कटौती की जाएगी। और सी आपका है नामांकन संचालक और डेटा गुणवत्ता के आधार पर क्षेत्रों की पहचान करें। डी मामलों की प्राधिकरण को वापस आगे भेजें। तो इसका सही उत्तर आपका होगा सी कैसे होगा, तो देखिए नामांकन संचालक और डेटा की गुणवत्ता को सुधार क्षेत्रों के पहचान करे, यही आपका काम होता है। उसके बाद ही आप आधार बना सकते हैं। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है। सी पे आप टिक मार सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे बोला गया है एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है। इसका जो आंसर है वो सेकंड पीडीएफ में है। तो देखिए यहाँ पे आपसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान से इसी पीडीएफ में मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 49 आपको दिया गया है एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन हो सकता है, कौन है या कौन हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी को कार्य को संभालता है अर्थात सफाई, बिजली और बिजली का कनेक्शन इत्यादि काम करता हो। ठीक है। बी में आपको देखने को मिलेगा प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थता बनाए रखता हो। सी में यहाँ पे देखेंगे नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादन करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति है। डी में देखेंगे एक निवासी जो नामांकन एजेंसी पर आधार के लिए नामांकन करने के लिए आता है। तो इसका जो सही उत्तर आपको होने वाला है सी है सही उत्तर। इसका सही उत्तर सी होगा। अब ये सही उत्तर क्यों होगा, तो नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादन करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति ही जो है ना वो आपका आधार बनाएगा, आधार का एनरोलमेंट करेगा, आधार का करेक्शन करेगा, जो यहाँ पे नियोजित व्यक्ति रहेगा। जैसे कि नामांकन केंद्रों पर जो भी आधार के सुपरवाइजर रहेंगे वही आपका ये काम कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, एक व्यक्ति का ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन सा पात्रता मापदंड है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ए में देखेंगे व्यक्ति की उम्र 18 से 21 के बीच होना चाहिए। बी में देखेंगे व्यक्ति एक स्नातक या ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। सी में देखेंगे व्यक्ति जावा का विशेषज्ञ होना चाहिए। डी में देखेंगे व्यक्ति को एक प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है डी है इसका सही उत्तर। ठीक है। कौन से व्यक्ति आपका जो है ना आधार का ऑपरेटर या सुपरवाइजर की भूमिका में निम्न मापदंडों का पात्रता रखता हो, तो वैसे व्यक्ति यहाँ पे पात्रता रखते हो कि आपका वो आधार का इनरोलमेंट कर सकते हैं या तो फिर उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति प्रशिक्षण ले रखा हो, प्रमाणीकरण एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, वही व्यक्ति आपको यहाँ पे आधार बना सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 को आप देखेंगे, निवास के आधार नामांकन या अपघटन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक के निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए निवासी के अंगूठे की छाप होना चाहिए। ठीक है। बी में ऑपरेटर के अंगूठे की छाप है। सी में सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर है। डी में परिचयकर्ता या परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा सी, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब जो वहाँ पे आधार बनाने जा रहे हो या तो फिर करेक्शन करने जा रहे हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 को आप देखेंगे, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवास की स्क्रीन बंद हो। ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, हाँ या नहीं में बस आपको जवाब देना है। तो इसका उत्तर जो होगा बी होगा, नहीं होगा। तो नहीं कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को पहले समझिए। मैं बार बार आपको वीडियो में रिपीट कर पा रहा हूँ कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझेंगे, उसके बाद आपके पास आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा कि ये सही होगा या गलत होगा, कौन सा आपका सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बायोमेट्रिक और आइरिस कैप्चर करते समय निवासी के स्क्रीन बंद हो। अगर आप उसका आधार बना रहे हो और वो जो व्यक्ति है आइरिस कैप्चर करते समय वो अपना स्क्रीन मतलब आंख बंद रखे या तो फिर बायोमेट्रिक हाथ उसका ना हो या तो फिर फिंगरप्रिंट उसका ना ले रहा हो, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे उसका आधार नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे उसका सही उत्तर बी होगा, नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच लें। उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसंख्या की डेटा को समीक्षा करनी चाहिए। सच या झूठ 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आप आधार बना रहे हो उसको आपको डेटा को जांच करवाना चाहिए या तो फिर उसे सबमिट करने से पहले आप डेटा का जांच करवा ले या उसका डाटा का जांच नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका होगा, सही उत्तर आपका होगा ए। मतलब आप जब उसका आधार का पूरा फॉर्म फिल कर दें कंप्यूटर पे तो जो आधार बनवाने गए हैं उनसे आपको जांच करवा लेना चाहिए, तभी आपको सबमिट करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सच होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 को आप देखेंगे, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहते हैं उनकी या उसके न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए।
ठीक है। आप अगर आंगनबाड़ी या आशा के कार्य करता है और आप एक सीएलसी ऑपरेटर बनना चाहते हैं, मतलब कि आप एक आधार ऑपरेटर बनना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन मिलेगा। कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए फर्स्ट में, और बी में आपको मिलेगा 12वीं पास, सी में आपको ग्रेजुएशन पास, और डी में आपको डिप्लोमा धारक। तो कम से कम यहाँ पे न्यूनतम योग्यता पूछा गया है, तो सही उत्तर आपका ए होगा। ठीक है, 10वीं पास वो व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। आप क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर को कि ऑनबोर्डिंग के स्वीकार या अस्वीकार करने की अधिकार है? जो आपके ऑपरेटर हैं, अगर आप उसको ऑनबोर्डिंग करते हैं तो स्वीकार या अस्वीकार ये किसके हाथों में है? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसी भी अन्य ऑपरेटर, या तो फिर बी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय, सी में आपको पर्यवेक्षक, और डी में निवासी। ऑपरेटर को ऑनबोर्डिंग करेंगे वो कौन करेंगे? तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा बी होगा। यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय आपको ऑनबोर्डिंग में सहमति देंगे और वही अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो सही उत्तर इसका बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? ए में CELC टैबलेट, बी में कोई भी CLC क्लाइड के साथ सत्यापित डेस्कटॉप या कंप्यूटर, सी में कोई भी CLC क्लास के साथ सत्यापित या लैपटॉप, डी में नामांकन फॉर्म। तो एक बच्चे का नामांकन करने के लिए आपके पास निम्न में से क्या उपयोग में आता है? तो CLC टैबलेट। जैसे कि बच्चा तो आपके सेंटर पे आ नहीं सकता है, तो आप उसको घर पे जाकर के नामांकन कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आपका टैबलेट काम करेगा। तो CLEC टैबलेट आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, मतलब 57। निम्न में से आधार क्लाइड सॉफ्टवेयर में एक CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ए में ऑपरेटर के मूल पहचान प्रमाण दस्तावेज लें, बी में ऑपरेटर के हस्ताक्षर लें, सी में ऑपरेटर के बायोमेट्रिक लें, डी में ऑपरेटर के मूल योग्यता प्रमाण पत्र लें। तो इसका सही उत्तर आपका सी होगा। ऑपरेटर का बायोमेट्रिक लेना जरूरी होता है सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए या CLC से जोड़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा जा रहा है सत्यापनकर्ता कौन है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर है बहुत ही लॉन्ग है। तो देखिए, ए में आपको देखने को मिलेगा जो पुष्टि करता है कि दी गई बायोमेट्रिक ठीक है। बी में आपको व्यक्ति जो निवास द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन ऑपरेटर फॉर्म की पुष्टि करता है। सी वह व्यक्ति जो यह पुष्टि करता है कि निवासी पहली बार नामांकन करवा रहा है। डी वह व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि निवास प्रमाणीकरण करने से कम ग्रेजुएशन पास यानी स्नातक पास है। तो ये इसका सही उत्तर आपका होगा बी। ठीक है, व्यक्ति जो निवास द्वारा प्रस्तुत कागजात और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता हो, वही लोग यहाँ पे सत्यापन कर सकते हैं। जो व्यक्ति निवास का पुष्टि करता हो और दस्तावेज उसका सही हो, वही लोग आधार को बनवा सकते हैं। सही उत्तर आपका बी होगा। ठीक है, इस पे आप मार के आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है, 100% आप पास हो जाते हैं, तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि आपका वीडियो देखने के बाद हम 100% पास हो गए। ठीक है, मतलब 1000 क्वेश्चन के सेट पे मैं वीडियो बनाने वाला था। 10 वीडियो आपको देखना है। एक वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन का सेट हल करके बताने वाला हूं, मतलब बता रहा हूं। अभी तक मैंने 60 क्वेश्चन पे पहुंचा है। 1000 क्वेश्चन भी 10 वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखने को मिलेगा। निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। निजी स्कूल के शिक्षक ए में, बी में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, सी में अच्छी तरह से शिक्षित गृहिणियां, और डी में सैन्य कर्मचारी। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा बी होगा। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो है ना, आपका सही सत्यापन के लिए भूमिका के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन दस्तावेज के लिए स्वीकार है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपको होगा मूल शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज, बी में आपको हो जाएगा राजपित्र अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन कार्ड का
फोटोकॉपी, बी में आपको बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, डी में आपको सी दिए गए सभी विकल्प। इसका सही उत्तर आपका होगा सी, बिजली का बिल जो 3 महीने से पुराना ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 61 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट में आपको यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदल गए हैं, बी में आपको यदि प्रमाण पत्र को फोटो कॉपी प्रस्तुत किया जाता है, तो सी में आप देखेंगे निवास पते की प्रमाण पत्र के रूप में बिजली का बिल जमा करता है तो, और डी में आप देखेंगे ए और बी दोनों। तो इसका तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों कैसे होगा, तो ए और बी में बोला क्या गया है, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किसमें सत्यापनकर्ता या सत्यापन करने के लिए मना कर सकता है। कौन लोग हैं जो सत्यापन करता है, सत्यापन करने के लिए मना कर सकता है आपका दस्तावेज देख करके। तो देखिए ए में आपको क्या दिया गया है, यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज के विवरणी में बदले गए हैं, दस्तावेज का जो विवरण है वो बदला गया है। बी में आपको क्या दिया गया है, तो यदि प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या होगा ना, सत्यापन करने के लिए मना किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, पीओआई के लिए निवासी के नाम खाली स्थान, फिर से यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ए में आपको मिलेगा मोबाइल नंबर, बी में आपको घर का पता, सी में आपको ईमेल पता, और डी में आप देखेंगे फोटो। तो आपका सही उत्तर इसका होगा डी, फोटो। ठीक है, जैसे कि देखिए पीओआई के लिए निवास के नाम फोटो युक्त एक दस्तावेज आवश्यक होता है। तो यहाँ पे सही जो आंसर आपको बैठता है, फोटो युक्त दस्तावेज की आवश्यकता होती है, मतलब उस पर आपका एक फोटो चिपका होना चाहिए, तभी आप आधार इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में आपको देखने को मिलेगा, एक निवासी के आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया, पीओपी के निवास का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि पीओए में यह चंद्रशेखर है, आप इस तरह से एक मामले में क्या करेंगे। आप देखिए, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि पीओआई और पीओए होता क्या है। तो पीओआई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस, दोनों को इस नाम से फुल फॉर्म में जाना जाता है। तो आप इसके पास क्या रहेगा, तो आप इसे मना कर दोगे। तो 4 ऑप्शन इसको मिला है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, चंद्र प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करें, या तो फिर बी में आपको देखने को मिलेगा चंद्रशेखर के रूप में नाम को दर्ज करें, सी में यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में नाम को दर्ज करें, डी में आप देखेंगे आवेदन अस्वीकार करें। तो अगर आपका जो फॉर्म दिया है व्यक्ति और जो आपको प्रूफ दिया है, जैसे कि एक फॉर्म आधार इनरोलमेंट करते समय आपको फिलअप करवाना होता है, जो व्यक्ति से आधार आप जो व्यक्ति आधार बनाना चाहते हैं उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, और एक आइडेंटिटी मांगा जाता है, जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि पीओआई आपसे मांगा जाता है। जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, जो भी हो आपसे पीओआई मांगा जाता है। तो अगर पीओआई जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस में दोनों में नाम अगर आपका मिसमैच रहा, तो आपको क्या करना है, उस आवेदन को अस्वीकार कर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, आवेदन को अस्वीकार करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 में आप देखेंगे, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजों का प्रमाण में एक ही नाम से विभिन्न है तो आप इस मामले में क्या करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पर दिया हुआ नाम दर्ज करेंगे, बी में आप देखेंगे निवास का पूरा नाम दर्ज करेंगे, सी में आप देखेंगे निवास द्वारा सुझाए गए नाम को दर्ज करें, डी में आप देखेंगे पीओआई दस्तावेज में नाम जो दर्ज है वही नाम आप दर्ज करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा जो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका नाम दर्ज है, सेम नाम यहाँ पे दर्ज होगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे बोला गया है, ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में अपनी पढ़ाई को पूरा करें और अपने कार्यालय के दौरान किसी अन्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के संलग्न ना रहें। बी में आप देखेंगे प्राधिकरण के वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर ऑपरेटर और प्रमाणीकरण प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। सी में आप देखेंगे सी और जावा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रशिक्षण हो। डी में आप देखेंगे दिए गए सभी विकल्प हो। तो यहाँ पे आपसे बोला क्या जा रहा है, पहले ये क्वेश्चन का आप समझेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर होगा
सही उत्तर इसका बी होगा। ठीक है, अब सही उत्तर बी क्यों होगा? तो प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणीकरण प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। ठीक है, जो आपको आधार, जिस समय आप इनरोलमेंट कर रहे हैं आधार का, तो आपको जो है ना वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन का अपडेट और प्रमाणीकरण की प्रशिक्षण सामग्री को पढ़ लें। जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आता है उसको पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। पर्यवेक्षक एक सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसा के लिए ना करें। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, सही या गलत। तो इसका सही उत्तर होगा सही। आप जो आप आधार इनरोलमेंट कर रहे हैं और आप अगर आधार एजेंसी लिए हैं, मतलब आप आधार कार्ड बना सकते हैं, तो आप अतिरिक्त शुल्क सेवा नहीं ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी दस्तावेज या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों में खाली स्थान के रैंक के नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। तो चार ऑप्शन आप देखेंगे। पहला ऑप्शन ग्रुप ए, दूसरा ऑप्शन ग्रुप बी, तीसरा ऑप्शन ग्रुप सी और डी आपको प्रबंधक। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रुप सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 को आप देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाना है और कई सत्यापित नहीं किया जाता है? चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वयस्कों को इस मामले में माता पिता के बारे में जानकारी, बी में आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी, सी में देखेंगे बच्चों के मामले में पते की संबंधित सूचना, डी में आप देखेंगे बच्चों के मामले में माता पिता के संबंधित सूचना। तो इसको सही उत्तर होगा ए, वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में सही जानकारी। अगर आप बच्चे का इनरोलमेंट कर रहे हैं तो जो आपने फॉर्म फिलअप करवा के वहाँ पे कस्टमर से लिया, उसका जो आपका होगा ना माता पिता के बारे में सही जानकारी उस फॉर्म में फिलअप होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ये, वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में सही जानकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। निम्न में से कौन सा परिवार के मुखिया और परिवार के दस्तावेजों के बीच संबंध सत्यापित करने के लिए किया जाना चाहिए? चार ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा पीओआर दस्तावेज को सत्यापित करें, सेकंड ऑप्शन आपका होगा परिवार के सदस्यों की साक्षरता लें, सी आपका होगा डीएनए रिपोर्ट के लिए कहें, डी आपका होगा परिवार के पड़ोसियों के साथ सत्यापित करें। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पीओआई दस्तावेज को सत्यापित करें। नहीं तो आपको परिवार के सदस्यों को साक्षरात्मक लेना है, नहीं तो आपको डीएनए रिपोर्ट लेना है, और नहीं तो आपको परिवार के पड़ोसियों के साथ में सत्यापित करना है। आपको करना क्या है, तो पीओआर दस्तावेज को सत्यापित करके आपको आधार कार्ड को बना देना है। सही उत्तर इसका आपका होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, मतलब 70 को। जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन सच और सेकंड में आपको झूठ। तो ये आपको सही उत्तर होगा ए, सच। परिवार अगर किसी का आप इनरोलमेंट कर रहे हैं तो उसमें परिवार के मुखिया को हमेशा सदस्य के साथ जाना चाहिए। इसका सही उत्तर सच होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। परिवार के मुखिया पर आधारित सत्यापन के मामलों में नामांकन अवगतन फॉर्म के परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। दो ऑप्शन आपको मिलेगा, सच या झूठ। तो ये इसका जो सही उत्तर आपका होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। परिवार के मुखिया पर आधारित नामांकन के मामलों में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ए और बी। तो इसमें आपको चूज क्या करना है, सबसे पहले वो आपको देख लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। तो इसका जो ऑप्शन सही उत्तर होगा बी होगा। ठीक है, मतलब सही उत्तर इसका बी होगा। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामलों में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक है, तो नहीं, इसका झूठ है। ये मतलब जब आप आधार बनवा रहे हो तो आपको परिवार का उल्लेखन नहीं करना है, बस आपको जिस कैंडिडेट का आधार बनवाना होता है बस उसी का उल्लेख करना होता है। तो उस स्थिति में ये ऑप्शन आपका झूठ हो जाएगा, मतलब बी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें। परिचयकर्ता आधारित
नामांकन के मामलों में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सच या झूठ। तो इसका सही उत्तर आपका होगा बी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे मामलों में, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सच या झूठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा सच, बी। अब वैसे व्यक्ति जो आधार बनवाने आ रहे हैं, उससे अगर आप धर्म और जाति पूछ करके आधार बनाएंगे तो आपका जो है बिजनेस ना ठप पड़ जाएगा, मतलब आपका काम ठप पड़ जाएगा। वो लोग आधार नामांकन नहीं कराएंगे और ऐसा किया भी नहीं जाता, ये नियम के विरुद्ध है। तो उस स्थिति में इसका जो उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे बोला जा रहा है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामलों में परिवार के मुखिया के आधार नंबर उसकी या उसके आधार पुत्र के नियमित सत्यापित किया जाना चाहिए। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ए में आपका रहेगा सच, बी में आपका झूठ। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। ठीक है, मतलब सच। क्वेश्चन नंबर 76, आवासीय पता अतिरिक्त जनसंख्या की जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यकता है। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सच या झूठ। ए में आपको सच मिलेगा, बी में आपको झूठ मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो बी होगा, मतलब झूठ। आवासीय पता जो है अतिरिक्त जनसंख्या की जानकारी और नामांकन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपका आवासीय पता है वो जनसंख्या, मतलब जितनी आपकी जनसंख्या है वो जानकारी के लिए नामांकन की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्थिति में आपका ये आंसर झूठ होगा, मतलब बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, निम्नलिखित में एक परिचयकर्ता हो सकता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, पंजीयक के कर्मचारी, बी में परिवार का मुखिया, सी में कोई भी भारतीय नागरिक, ए में एक किसान। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर भी आपके लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, पंजीयक के कर्मचारी, निम्नलिखित में से एक परिचयकर्ता हो सकता है। मतलब आपका जो परिचय करता है, जब आप आधार बनवाने जाओगे या तो भी कोई भी व्यक्ति आपके सेंटर पे आधार बनवाने आता है तो उसका परिचय करता कौन करता है, तो वो जो पंजीयक कर्मचारी होता है वही उसका परिचय करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, पंजीयक के कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 78 आप यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, नाम एक जनसंख्या की जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। दो ऑप्शन मिलेगा, सच या झूठ। तो नाम एक जनसंख्या की जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना अनिवार्य है। तो हाँ, इसका जो ऑप्शन होगा ए, मतलब सच। नाम जब तक आप जैसे कि जब आप आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो आपका नाम ही नहीं रहेगा तो आपका जो है ना आधार संख्या मिलेगा ही नहीं, मतलब आधार कार्ड बनेगा ही नहीं। तो उस स्थिति में आपका जो इसका जो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सच होगा, मतलब ए में आपको टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 79, लिंग एक जनसंख्या की जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो इसमें भी दो ऑप्शन मिलेगा, ए में सच और बी में झूठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, मतलब सच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, ऑपरेटर के निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। दो ऑप्शन मिलेगा, सच या झूठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, झूठ। क्वेश्चन नंबर 81, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। दो ऑप्शन आपको मिलेगा, सच या झूठ। तो इसका आंसर होगा सच। मतलब एक जो ऑपरेटर है, जब आप आधार सेंटर का शुरुआत करते हैं, जैसे कि हर दिन आप अपना लैपटॉप खोलते हैं तो वो जो है ना जीपीएस पे निर्देशांक पर कैप्चर करना अनिवार्य होता है। तो उस स्थिति में आपका इसका आंसर होगा ए, सच। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, 5 साल के कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्ति से निम्न में से कौन सा जनसंख्या की जानकारी एकत्र की जाएगी। इसमें भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन, नाम, मोबाइल नंबर, ऊंचाई और नेत्र रंग। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, नाम, लिंग, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। ऑप्शन नंबर डी, नाम, जगह, ऊंचाई, मोबाइल नंबर। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी। आधार कार्ड बनाने में क्या कौन कौन सी चीज़ों को जरूरत पड़ता है, तो
सबसे पहला व्यक्ति का नाम, उसका जन्म लिंग मतलब जो मेल है या फीमेल है वो, उसके बाद उसका जन्म तिथि और आवासीय पता, इतना ही ज़रूरत होता है एक व्यक्ति को आधार कार्ड को बनवाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है, निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज कराने के लिए सही रास्ता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपको मिलेगा BR शर्मा, बी में आपको मिलेगा B राहुल शर्मा, सी में आपको मिलेगा बख्तियार राहुल शर्मा और डी में आपको रहेगा BRS। तो इसका जो सही उत्तर है सी, बख्तियार राहुल शर्मा। जो व्यक्ति आधार में नामांकन कराने आए हैं और जो वो फॉर्म में फिल करेंगे, जैसे कि उनका जो नाम यहाँ पे आपको बताया गया बख्तियार राहुल शर्मा, तो आपको सेम तरीके से आधार कार्ड भी बनाना है बख्तियार राहुल शर्मा, शॉर्टकट से नहीं बनाना। ठीक है, जो फॉर्म में आता है उसी तरीके से आपको बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन कराने के लिए संपर्क किया है, आपको पता है कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र है जो POI के रूप में प्रस्तुत किया है। सुकुमार राजपाल हूं और जबकि बिजली का बिल में JPO के रूप में पाल हूं। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए? आप देखिए, इसका जो आपके सामने जो इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, जैसे कि एक ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसमें जो इनका नाम है ना, देखिए कौन सा नाम है इनका, सुकुमार राजपाल। ठीक है, अब जो बिजली का बिल इन्होंने प्रस्तुत किया आपके सामने POA के लिए, उसमें जो इनका नाम है राज सुकुमार पाल। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। फर्स्ट में RS पाल, ठीक है, बी में आपको राज सुकुमार पाल, सी में आपको सुकुमार राजपाल और डी में आपको निवासी द्वारा घोषित। तो इसका सही उत्तर होगा निवासी द्वारा घोषित। इसका सही उत्तर आपको डी, यहाँ पे आंसर सी गलत लिखा गया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा निवास द्वारा घोषित। मतलब जो आपका बिजली का बिल है उसी के द्वारा आप यहाँ पे आधार कार्ड को जनरेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, मतलब 4 क्वेश्चन पूछा गया, इसका 4 आंसर आपको नीचे दिया गया है और उसका सही आंसर मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। तो देखिए, फर्स्ट में आपको मिलेगा सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है GPS को ऑर्डिनेट कैप्चर करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्षेत्र के सभी निवासियों को SMS भेजें। क्वेश्चन नंबर 4, सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के अनुसार करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन सा इसमें जो है ना, कौन कौन, ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सा जो है ना आपका उत्तर होगा? ए में दिया गया है 1, 2 और 3, बी में है 1 और 3, सी में है 3 और 4 और डी में आपका है 1, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। मतलब ये भी सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय हो। मतलब आपको जो सिस्टम पर टाइम दिख रहा है ना, वो बिल्कुल सही हो, ये चीज़ भी आपको सुनिश्चित करना होता है। और 2 में आपको दिया गया है क्या GPS को कोऑर्डिनेट कैप्चर करें। मतलब जब आप सिस्टम को ओपन करते हैं तो अपना GPS को सही तरीके से कैप्चर करें। और 4 में आपका क्या है, सुनिश्चित करें कि सिस्टम लेआउट प्राधिकरण के निर्देशों को अनुसार है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, तीनों, मतलब 1, 2 और 4। ठीक है, सही उत्तर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, प्राधिकरण पंजीकों या निवासियों के जनसांख्यिकी जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु खाली स्थान राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक ना हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सुविधा शुल्क, ऑप्शन नंबर बी रजिस्ट्रार शुल्क, ऑप्शन नंबर सी पर्यवेक्षक का शुल्क, ऑप्शन नंबर डी परिचयकर्ता का शुल्क। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुविधा शुल्क ही आपको लेना है। आपको और किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है। जो लोग यहाँ पे आपके सामने, जो लोग आपके आधार सेंटर पे आधार बनवाने आते हैं, उनसे आपको सुविधा शुल्क ही बस लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 आप देखेंगे, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इसको अपघटन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिखेगा कि ऑप्शन नंबर ए में अपघटन
क्लाइंट लाइट, ऑप्शन नंबर बी में ECMP, ऑप्शन नंबर सी में ECLP, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अपघटन क्लाइंट लाइट। क्वेश्चन नंबर 88, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार खाली स्थान आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों के बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में 2 साल 12 साल, ऑप्शन नंबर बी में 5 साल 15 साल, ऑप्शन नंबर सी 10 साल 18 साल, ऑप्शन नंबर डी 4 साल और 16 साल। तो यहाँ पे आपका जो इसका उत्तर होने सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 साल, 5 साल और 15 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, नामांकन या अपघटन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में नामांकन या अपघटन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्पीड अपलोड किया जाता है। सी में सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवास को वापस करना करें, और डी में दिए गए सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा डी, दिए गए सभी विकल्प। इसमें से सभी चीज़ आपको अपलोड भी किया जाता है, और जो आप वो जो फॉर्म भर के देते हैं आपको, उसको आपको रिटर्न भी करना होता है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 90, एक CELC ऑपरेटर के प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में केवल नामांकन या अपघटन प्रपत्र की जांच करना, बी में केवल नामांकन या अपघटन करना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल नामांकन या अपघटन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक विवरण को अपघटन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट लाइट या अपघटन, ऑप्शन नंबर बी ECMP, ऑप्शन नंबर सी ECMP, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी API। तो इसका सही उत्तर होगा ECMP, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित प्रमाण पत्र कौन सा एक ECL ऑपरेटर के लिए प्राप्त किया है होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ए में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, बी में आपको मिलेगा कंप्यूटर की मूल जानकारी में सॉफ्टवेयर, सी में आपको मिलेगा CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट, डी में आपको मिलेगा नामांकन संचालक प्रमाण पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है, सही उत्तर इसका सी होगा, CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो आप आधार एनरोलमेंट मतलब आधार एजेंसी लेने के लिए अनिवार्य रूप से मतलब सक्षम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपका आंसर है। इसका सही उत्तर मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है आपको। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 2 में परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक ना हो। ऑप्शन नंबर 5 में परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 भी इसका मतलब 1 में क्या बोल रहा है जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, 2 में क्या बोल रहा है वो भी मैंने बताया, 4 में क्या बोल रहा है और 5 में क्या बोल रहा है, सभी चीज़ों को मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें आप रिटर्न करके भी देख सकते हैं। तो और जैसा कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्ट आप मुझसे PDF ले सकते हैं, थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंतिम नाम के साथ मेल खाता है। 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए में सच और बी में झूठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, ठीक है। सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंतिम नाम के साथ मेल खाता हो। तो ये चीज़ सच है। अगर आपका अंतिम नाम के साथ मेल नहीं खाता है तो आपका आधार नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ए, सच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95, किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए।
मतलब जब आप बच्चे का आधार नामांकन करवा रहे हैं या तो फिर कर रहे हैं, तो उसमें आपको किसका नाम जो है ना वो केयर ऑफ में देना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बच्चे का नाम, या तो फिर बी में आपको देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष और उससे अधिक है, सी में माँ का नाम, और डी में परिवार का मुखिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, परिवार का मुखिया का नाम देना चाहिए आपको बच्चे के आधार कार्ड बनाते समय केयर ऑफ में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96, प्राधिकरण खाली स्थान उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी और CIDR में भेजा जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए में निवासी विवरण का डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी में नामांकन ID, ऑप्शन नंबर सी में पैनल के लिए अनुरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में नामांकन एजेंसी कोड। तो इसका जो सही उत्तर होगा नामांकन एजेंसी कोड जब तक आपके पास नहीं रहेगा आप जो है ना आधार के लिए इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, खाली स्थान आपको यहाँ पे दिखेगा, नामांकन प्रक्रिया के संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में बायोमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी में लेखा परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी में पहचान या प्रमाण, ऑप्शन नंबर डी में निवास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98, परिचयकर्ता को एक निवास और नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, सच और झूठ। ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। ठीक है, परिचयकर्ता के निवास पर नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट का बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना है। जैसे कि आप आधार कार्ड बना रहे हो और अगर जो क्लाइंट है, जैसे कि जो आधार कार्ड बनवाने वाला है और आप बनाने वाला है, और जो आधार कार्ड बनवाने वाला है, जो आधार कार्ड बनवाने वाला है उसका बायोमेट्रिक तो लोगे ना, उसके बाद ही तो आप उसका आधार बनाओगे। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए सच हो जाएगा, मतलब इसका सही उत्तर सच होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता के तरफ से एक अस्वीकार कृत्य है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए में आधार के लिए नामांकन के लिए एक निवासी की मदद करना, बी में आधार ऑपरेटर के निवासी का परिचय, सी में पहचान और निवास के पते की पुष्टि करना, डी में अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवास की मदद करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, अपने पिता के प्रतिरूपण के करने के लिए निवास की मदद करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 100, बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य होता है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए में माता पिता का आधार नंबर, ऑप्शन नंबर बी में माता पिता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सी में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर राजपत्रित अधिकार के हस्ताक्षर, डी में एक परिचयकर्ता का परिचय। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए। ठीक है, माता पिता का आधार नंबर है तो आप जिस बच्चे का इनरोल कर रहे हैं उसका आधार कार्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन का आंसर हल करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। ऐसे जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपके सामने इसका 10 PDF लेकर के आने वाला हूँ, मतलब 1000 क्वेश्चन का हल करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल पे अभी तक आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।